स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम लोग फिर जो है आगे बढ़ाएंगे अपने लेक्चर को। ये इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का मॉडल सेट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से कि सिलेबस भी हमारा मेंटेन होता चले। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव में 1 से 70 तक हम लोग पढ़ लिए हैं और आज हम लोग 71 से 85 तक पढ़ेंगे और उसके बाद एक लेक्चर और होगा, जिसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तब हम इसका वेरी शॉर्ट और लॉन्ग जो है विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से यह सब्जेक्ट मॉडल सेट से ही तैयार हो जाए। हालांकि इसके अलावे भी हम लोग 5 साल का PYQ पढ़ेंगे, तो इससे बाहर कुछ रहना नहीं है। तो चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न से इसको शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम समाप्त होगा वैसे ही आपका फिर ग्रेजुएशन और आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे। और अलग बहुत सारा प्लेटफॉर्म पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 70 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 का विद्रोह, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके कई कारण थे। इसके कई कारणों में अगर देखा जाए तो इसमें किसानों से बहुत अधिक मात्रा में भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियुक्त जमींदार होते थे वो लेते थे। इसके कारण किसान भी नाराज़ थे। उसके बाद जो हमारे भारत के अंदर के जो व्यापारी थे, जब आपको उसको फरमान मिला था फर्रुख सियर ने, जब 1713 ईस्वी में आपको उसको दस्तक दिया था, एक लाइसेंस दिया था कि आप फ्री जो है आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, जो भी अंग्रेज व्यापारी है। तो क्या हुआ कि भारत के जो व्यापारी थे उनके व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा था, तो इससे भी लोग नाराज़ थे। और उसके बाद जो है जो यहाँ के आदिवासी समाज के लोग थे, वे चाहते थे कि हमारा जो अपना परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें कोई किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करे। तो चूँकि अंग्रेज़ जो है उनके जंगलों को काट देते थे और उसके बाद वहाँ पर भी आपको नई कृषि पद्धति अपनाकर किसी ज़मींदार को दे देते थे। तो इसके कारण आदिवासी समाज के लोग भी जो है अंग्रेज़ी सरकार से, आपको अंग्रेज़ी हुकूमत से नाराज़ थे। और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो था, उसमें जो भी भारत के जो यहाँ के क्षेत्रीय नवाब थे, जो ज़मींदार थे, तो उन लोगों को क्या किया गया कि बहुत सारे जैसे अवध को कुशासन का आरोप लगा करके, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके, और अवध जो है उसको मिला लिया था अंग्रेज़ों ने अपने ब्रिटिश हुकूमत में। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो देख रहे हैं, गोद ली थी एक बच्चे को, तो उसको एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से इनकार कर दिया अंग्रेज़ों ने, जिसके वजह से वो भी आपको लक्ष्मीबाई ने भी वहाँ पर आंदोलन किया था। तो इस तरह से कई प्रकार की जो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति थी, जो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी हस्तक्षेप करते थे और यहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें छेड़छाड़ करते थे। इसके वजह से समाज के सभी वर्गों के लोग जो है नाराज़ हो गए। लेकिन सबसे जो त्वरित कारण था, सबसे जो तात्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का, तो उसमें क्या हुआ कि आपको बैरकपुर जो छावनी था, वहाँ पर आपको क्या हुआ कि अफवाह फैला कि जो अंग्रेज़ों ने जो एनफील्ड राइफ़ल होता था और उस राइफ़ल में जो कारतूस भरा जाता था, गोली भरी जाती है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। और इसके कारण चूँकि मुस्लिम, भारत के जो मुस्लिम थे और भारत के जो हिंदू थे, तो वे लोग ही अंग्रेज़ों के सेना में शामिल थे, उनके सिपाही थे, सोल्जर्स थे उनके। तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये, चूँकि उस गोली को भरने के पहले क्या होता था कि उसको मुंह से खोलना पड़ता था,
उसमें कैप लगा होता था उस गोली पर, और चूँकि कैप है तो लसलसा पदार्थ वहाँ रहता था, और उसी लसलसा पदार्थ में अफवाह फैला कि इसमें गाय या सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो जब अफवाह फैला तो जो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे, खास करके आपको मंगल पांडे जी का नाम आता है, उन्होंने उस गोली का उपयोग करने से इनकार कर दिया, और अंग्रेज़ों के जो पदाधिकारी थे, जो इंग्लिश ऑफिसर थे, उनके ऊपर गोली चलाई, और यह पूरे आग की तरह पूरे देश में फैल गया। और उसके बाद जो है समझिए कि 1857 का रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हो गया। तो 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, और आपको ये लखनऊ में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने आपको लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसको आपको याद रखना। उसके बाद इंग्लिश वर्जन इसका देखिए, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 के रिवॉल्ट को लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था। तो 71 जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के तरफ। अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? 1851, 1854, 1856, 1858। When was the summary settlement imposed in अवध? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है कि अवध में आपको एक मुश्त बंदोबस्त कब इसको लाया गया था। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 1857 में एक मुश्त बंदोबस्त को लाया गया था। 1857 समरी सेटलमेंट, समरी सेटलमेंट, या इसी को हम हिंदी में एक मुश्त बंदोबस्त कहते हैं। और ये जो है अवध में 1856 ईस्वी में लाया गया था। तो 1856 को आप सही कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 के तरफ चलते हैं हम लोग। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था? रानी विक्टोरिया, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। इन हुज नेम वाज द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन इज इशूड ऑन 25 अगस्त 1857। क्वीन विक्टोरिया, उसके बाद बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास कि आजमगढ़ जो प्रोक्लेमेशन था, आजमगढ़ जो उद्घोषणा था, वह कब उस किसके नाम पर जारी किया गया था। तो चूँकि आप जानते हैं कि जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर के नाम पर 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा जारी हुआ था। तो बहादुर शाह जफर को आप सही कर लेंगे। बहादुर शाह जफर 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा आपको जारी हुआ था। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के तरफ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? ये आपको ध्यान देना है कि ये कौन गिरफ्तार किया था। तो कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। ये कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। और इस समय ही क्या हुआ कि 20 सितंबर 1857 को अरेस्ट किया था बहादुर शाह जफर को कैप्टन हडसन ने। 20 सितंबर
1857 को इस अंतिम जो भारत का मुग़ल बादशाह है बहादुर शाह जफ़र, चूँकि 1857 का जो विद्रोह था उसमें जो भी अंग्रेज़ के सिपाही थे, जो हिंदू थे और मुसलमान थे भारत के, जो 1857 के विद्रोह में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उन लोगों ने बहादुर शाह जफ़र के पास जा कर के और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए आग्रह किया था। तो उसके बाद बहादुर शाह जफ़र जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, लेकिन नाम मात्र का, चूँकि इनकी शक्ति जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तो 20 सितंबर 1857 को ये दिल्ली में ही हुमायूं का कब्र है। हुमायूं के कब्र आज भी है, ये हुमायूं का कब्र दिल्ली में। तो वहीं पर ये पूरे परिवार जो है छिपे हुए थे, कौन? बहादुर शाह जफ़र। और वहीं पर कैप्टन हडसन जो है 20 सितंबर 1857 को इनको गिरफ्तार किया था, और इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया था? इनको रंगून भेज दिया था। और यहीं रंगून में 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए और मृत्यु हुई तो ये जो आपको बहादुर शाह जफ़र है, अंतिम मुग़ल बादशाह है, इनको दफनाया भी गया रंगून में ही। बर्मा की राजधानी आपको रंगून है, तो बर्मा भेज दिया 1857 में, और 5 साल के बाद जो है वहीं पर आपको इनकी मृत्यु हो गई 1862 ईस्वी में, और वहीं पर इनको दफना दिया गया। तो बहादुर शाह जफ़र का जो कब्र है वो आपको रंगून में है। और इन्होंने कहा था, एक पंक्ति बोला था, देखिए कि मुझे इस हिंदुस्तान में 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुआ। ये बादशाह मरने के बाद के पहले, चूँकि इनको दफनाना था, तो कोई भी जो बादशाह रहा है, जो राजा रहा है, वो भी चाहेगा कि हमें अपने ही मिट्टी में दफनाया जाए, अपने वतन की मिट्टी में दफनाया जाए। तो चूँकि इनको रंगून में ही दफना दिया गया, तो इसी पर थोड़ा ये आपको बहुत बड़े शायर भी थे, ये शायरी लिखते थे जफ़र उपनाम से, कविताएं लिखते थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे इस हिंदुस्तान में 2 गज ज़मीन भी मैसर नहीं हुआ। मतलब 2 गज ज़मीन अगर इनको मिल जाता तो हिंदुस्तान में भी इनको दफनाया जा सकता था, लेकिन इनको मैसर नहीं हुआ। ये दुख से इन्होंने अपनी बात जो है बोला था बहादुर शाह जफ़र ने। तो कैप्टन हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था, याद रखिएगा। कब किया था? 20 सितंबर 1857 को किया था। और कहाँ से किया था? दिल्ली से। लाल किला में नहीं थे ये, लाल किला से निकाल दिया था बहुत पहले ही इनको अंग्रेज़ों ने। तो ये दिल्ली में हुमायूं के कब्र के पास ये छिपे हुए थे, और वहीं से कैप्टन हडसन ने इनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके बर्मा रंगून भेज दिया। तो 74 जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, वहाँ हम सिर्फ आंसर करके आगे बढ़ते जाएंगे, और जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ हम समझा भी देंगे। सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? सिंहभूमि जो है ये झारखंड का एक ज़िला है। आज भी सिंहभूम झारखंड का एक ज़िला है, और वहीं का एक आदिवासी काश्तकार है। काश्तकार किसान को कहा जाता है। तो ये आदिवासी काश्तकार है और सिंहभूमि जिला के है, और इसने 1857 के विद्रोह के समय जो कोल आदिवासी है, कोल जो है आदिवासियों की एक जाति है, जैसे कोल, मुंडा, उरांव, ये सब जो है उनकी जाति है। तो उसी में कोल आदिवासी की बात हो रही है। तो कोल आदिवासी का जो नेतृत्व है वह किसने संभाला था 1857 के विद्रोह में? तो एक कोल था जिसका नाम था गोनू। तो गोनू ने आपको, गोनू एक किसान था। क्या था? आदिवासी काश्तकार था गोनू। कहाँ का था? झारखंड के सिंहभूम का था। आज झारखंड हो गया, क्योंकि बिहार से आपको झारखंड कब अलग हुआ था? 20 नवंबर 2000 ईस्वी को ये जो बिहार है इसका डिवीज़न कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, और एक इसी से बिहार से काट करके
एक राज्य बना दिया गया जिसको हम झारखंड के नाम से जानते हैं। और उसी झारखंड में एक ज़िला है शिवभूमि, और उसी शिवभूमि ज़िला में आपको एक काश्तकार था, एक आदिवासी काश्तकार था, एक आदिवासी किसान था जिसका नाम था गोनू। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो शिवभूमि में यही गोनू ने क्या किया कि इस विद्रोह के समय वहाँ का जो आदिवासी था, कोल आदिवासी, उसका नेतृत्व किया था। तो कौन था? गोनू। विच ट्राइबल कल्टिवेटर ऑफ शिवभूम टुक द लीडरशिप ऑफ कोल ट्राइबल्स ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो गोनू पर आप सही टिक लगा देंगे, गोनू आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के तरफ। 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? तो ये जो चित्र है वो आपको किसने बनाया था? जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। 1859 में इन मेमोरियल नामक चित्र किसने बनाया था? जोसेफ नोएल पैटन, who painted the picture called in a memorial in 1859, जोसेफ नोएल पैटन, या जोसेफ नोएल पैटन उनका नाम है। और ये जो था उसमें आपको सिपाही विद्रोह में वहाँ के जो ब्रिटिश महिला और बच्चे थे, ब्रिटिश महिलाएं, बच्चे व सिपाहियों के बलिदान से संबंधित चित्र था ये, क्योंकि ये अंग्रेज था। ये कौन अंग्रेज था? जोसेफ नोएल पैटन। संबंधित चित्र, ये जो चित्र बनाया था जोसेफ नोएल पैटन ने, ये क्या किया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसमें ब्रिटिश जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, और उसके बाद जो उनके सिपाही थे तो उसमें अंग्रेज भी उनके कुछ सैनिक थे और कुछ भारतीय भी थे। तो जो अंग्रेज सैनिक थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने उनका नुकसान नहीं किया, बहुत सारे अंग्रेज सिपाहियों को, पदाधिकारियों को मार दिया, जिसमें उनको बलिदान देना पड़ा। और उसके बाद उनकी महिलाओं और बच्चों की भी हत्याएं हुई। तो उन लोगों ने जो बलिदान दिया, उसी के बलिदान को इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया है जोसेफ नोएल पैटन ने। और उस चित्र का नाम है इन मेमोरियम। उस चित्र का नाम है इन मेमोरियम। 1859 में, यानी 1857 के विद्रोह के 2 वर्षों के बाद ये आपको जोसेफ नोएल पैटन ने इन मेमोरियम नाम से एक चित्र बनाया था। और वो चित्र जो है ब्रिटिश महिलाएं, उनके बच्चे और ब्रिटिश जो सिपाही थे उनके 1857 के विद्रोह में जो उन्होंने बलिदानी दी थी, उससे संबंधित जो है ये चित्र है। तो इस चित्र का नाम क्या है? इन मेमोरियम। ये कब जो है ये चित्र बनाया गया? 1859 में, 1857 की विद्रोह के 2 वर्ष बाद। और उस चित्र को किसने बनाया था, इन मेमोरियम को? तो जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 77 के तरफ चलते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है स्थानांतरित की अगर बात की जाए तो 1911 में ये स्थानांतरित हुआ था। 1911
एडी में आपको कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी हो गई थी 12 दिसंबर 1911 को। देखिए 12 दिसंबर 1911 को। और ये जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो है भारत का स्थानांतरित हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, इसकी घोषणा कौन किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने किया था। उसका नाम था किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम। और ये किस में कहाँ पर हुआ था? तो 1911 में आपको दिल्ली दरबार में इसका घोषणा किया था। कौन घोषणा किया था? ये किंग जॉर्ज पंचम का ये दिल्ली दरबार लगा हुआ था। दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। ये इंग्लैंड के आपको महाराज थे किंग जॉर्ज पंचम। तो ये इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉर्ज पंचम, इन्होंने दिल्ली में दरबार लगाया था 1911 ईस्वी में। और उसी में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। पहले भारत की राजधानी आपको कहाँ थी? कोलकाता थी। तो 1911 को आप बिल्कुल आप याद रखिएगा। और उसके बाद और भी इसमें आप समझिए कि ये क्यों स्थानांतरित हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन जब हुआ तब बंगाल का बंटवारा कर दिया गया। तो चूँकि बंगाल जो है क्रांतिकारियों की भूमि रही है, खुदीराम बोस जैसे लोग जो है, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आपको बंगाल की मिट्टी से ही अवतरित हुए थे। तो बहुत महान क्रांतिकारी बंगाल से हुए थे। तो जब बंगाल का बंटवारा कर दिया अंग्रेज़ों ने कि बंगाल को अगर हम बांट देंगे तो यहाँ के जो लीडर है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों को चला रहे हैं, तो ये इन लोगों का क्या होगा ना कि ये जो है अलग अलग स्टेट में बट जाएंगे तो इनका कनेक्शन जो होगा से क्या होगा? कमज़ोर पड़ेगा। और उसके बाद हम आसानी से जो है दमन कर देंगे, हम दबा देंगे। कोई भी रिवॉल्ट अगर ये लोग करेगा आपको फ्रीडम मूवमेंट का तो इसी लिहाज से क्या किया था कि इसको लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया था। तो बांट दिया था, इससे बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वे अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन को, अपने मूवमेंट को और ज़्यादा तेज़ कर दिए थे। और इतना तेज़ कर दिए थे कि अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो गया था बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना। उसको किसी भी तरह से दबाने में सक्षम नहीं थे। तो लास्ट में इंग्लैंड के जो राजा है किंग जॉर्ज पंचम, उनको 1911 में दिल्ली दरबार लगाना पड़ा। और उसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से सीधे दिल्ली जो है भारत की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? तो 1911। ये आपको याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आप दो चीज़ आप जान लीजिए। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इंडिया गेट की बात नहीं हो रही है। अगर हो सकता है कि आपको अगले बार एग्जाम में पूछ दे कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो ये आपको दिल्ली में स्थित है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये बम्बई में स्थित है, बॉम्बे में स्थित है आपको गेटवे ऑफ इंडिया। और ये जो है आपको ये किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की आपको के स्वागत में बनाया गया था। जो इंग्लैंड के आपको महारानी थी क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज पंचम, ये इसकी समझिए कि स्वागत में आपको ये तोरण द्वार बनाया गया था बॉम्बे में। चूँकि वे समुद्र से अरब सागर के रास्ते से आए थे तो एक बड़ा सा गेट बनाया गया था और उसी गेट से एंट्री हुआ था ब्रिटेन के राजा और रानी का, क्वीन मैरी का और किंग जॉर्ज पंचम का। मुंबई में ही एंट्री हुआ था अरब सागर से।
और उन्हीं के स्वागत में जो गेट बनाया गया था उसी को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसी गेटवे ऑफ इंडिया के पास आज के समय में आपको ताज होटल है, ताजमहल होटल, ताज होटल या ताजमहल होटल के नाम से आपको जाना जाता है, जो 5 स्टार होटल है, 5 सितारा होटल है। और ये टाटा कंपनी ने इस होटल को बनवाया था। तो ये याद रखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो बम्बई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इस दोनों के कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा इस पर आप गंभीर रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को हुआ था। 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को हुआ था। तो हम यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। हम क्या करें इस ऑप्शन को? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, ये आपको हम इस क्वेश्चन में, चूँकि सारा का सारा ऑप्शन ही आपको ये गड़बड़ है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज ही इसका हम आंसर लेंगे। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन कलकत्ता? तो 1774 ईस्वी को 22 अक्टूबर को हुआ था। ये आपको सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना क्यों की गई? तो 1773 ईस्वी में 1773 में आपको रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेज़ों ने लाया था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के आपको ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, इसके प्रावधानों के तहत ही, क्योंकि ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमबद्ध करने के लिए, उसके संचालन के लिए एक एक्ट लाया था, एक कानून लाया था अंग्रेज़ों ने। और उसी कानून के तहत उसमें व्यवस्था थी कि एक कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। तो 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी में आप अगर देखिएगा तो पहला जो जज थे उनका नाम एलिजा इम्पे था। एलिजा इम्पे को इसमें मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एलिजा इम्पे को अंग्रेज़ों ने क्या किया था, चीफ जस्टिस से बनाया था। और जो फोर्ट विलियम है, इसी फोर्ट विलियम में ही इस न्यायालय को स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम आज भी है, फोर्ट विलियम आज भी है, ये अंग्रेज़ों की कोठी हुआ करती थी कभी। और इसी फोर्ट विलियम में 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को स्थापित किया गया। और इस पहला जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला आपको चीफ जस्टिस कौन था, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एलिजा इम्पे का भी नाम आता है। ये जीएस के क्वेश्चन में भी आपको पूछता है। और ये किस कानून के तहत आया, तो 1773 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनकी गतिविधियों की देख रेख करने के लिए एक एक्ट लाया था, कानून लाया था। और उसी कानून के तहत 22 अक्टूबर 1774 को उसी कानून के प्रावधान के तहत भारत का जो पहला सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम चलते हैं। किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? किस राजनेता ने गांधी जी
को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। तो हम जानते हैं कि ये कौन हो सकता है। तो आपको इनके गुरु ही हो सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर आप कह सकते हैं। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इस गोपाल कृष्ण गोखले ने ही आपको 1915 से 16 ईस्वी में, 1915 में जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो 1915 से 1916 तक इनको चूँकि ब्रिटिश भारत का चूँकि अंग्रेज़ों का भारत था यह, तो उस भारत में यहाँ की क्या स्थिति है, उनके कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, आम जनता की, किसानों की, व्यापारियों की, आदिवासियों की, यहाँ के जो भी भारतीय थे उनकी क्या स्थिति है, इसका पता लगाने के लिए उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को सलाह दिया था कि पहले तुम 1 साल तक भारत में घूमकर यहाँ की स्थितियों को देखो कि यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, अंग्रेज़ों की नीति भारतीयों के पक्ष में कैसी है। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को सलाह दिया था कि पहले 1 वर्ष तुम घूमो भारत में। और तब उन्होंने भारत में घूमी थी और लास्ट में बिहार के चंपारण से 1917 में आपको ये इनका पहला आंदोलन है भारत में, चंपारण सत्याग्रह। ये चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ, तो चंपारण में जो नीलहे किसान थे जिनसे ज़बरदस्ती 3 कठिया प्रथा जो था कि 1 एकड़ ज़मीन में से 3 कट्ठा भूमि पर किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज ज़मींदारों ने, नीलहे ज़मींदारों ने, कि तुमको 3 कट्ठा में नील की खेती हर हालत में करना है ज़बरदस्ती। तो उसी के कारण जो है किसान नाराज़ थे और गांधी जी को आमंत्रण दिए थे। तो गांधी जी जो अपने जीवन का पहला जो राजनीतिक अभियान शुरू किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, वह बिहार के चंपारण से किए थे और उसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसे में आपको महात्मा गांधी सक्सेस हुए थे चंपारण सत्याग्रह में। तब उसके बाद फिर 1918 में आपको खेरा सत्याग्रह हुआ। उसके बाद फिर जो है मजदूर के लिए लड़े ट्रेड यूनियन के तरफ से। उसके बाद फिर आगे जा कर के बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल के साथ भी आपको बहुत सारा आपको मूवमेंट देखिएगा। आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप देखिएगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस जिसको बोला जाता है। तो उसके बाद लास्ट में करो या मरो, डू और डाई, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ढेर सारा जो मूवमेंट किए, लेकिन पहला जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, पहला जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, वह बिहार के चंपारण से किया था। और चंपारण के जो नील के उत्पादन करने वाले किसान थे, जिनसे ज़बरदस्ती अंग्रेज नीलहे ज़मींदारों के द्वारा ज़बरदस्ती 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करवाया जाता था, तो उन किसानों की मदद करने के लिए बिहार के कुछ नेताओं ने, जैसे राजकुमार शुक्ल, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी कई नेता थे, सारे लोगों ने निमंत्रण दिया था और तब वो बिहार के चंपारण आए थे, जिसमें ये सफल हुए थे। तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ की? बिहार से की, बिहार के चंपारण से। तो किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले। विच politician advised गांधी जी टू ट्रेवल अराउंड ब्रिटिश इंडिया फॉर ए ईयर। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ किसका? महात्मा गांधी। ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो इसका जो आंसर होगा
वह 1916 होगा 1916 ईस्वी में। और कहाँ पर, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का समारोह चल रहा था, BHU 1916 में। तो 1916 में आप जानते हैं कि इसकी जो स्थापना है पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ पर आज के समय में भी आपको ग्रेजुएशन में या बड़े बड़े कोर्सेज में BHU में एडमिशन कराना बड़ा टफ वर्क होता है। JNU BHU ये सब थोड़ा टफ है होता है यहाँ एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल पर इसमें होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये BHU का जो उद्घाटन समारोह था उसी में 1916 ईस्वी में जो है उपस्थित हुए महात्मा गांधी। इनकी सार्वजनिक यानी पब्लिक के बीच में अगर कहा जाए तो सबसे पहले अपीयर 1916 में हुए थे। और कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस में की थी, उसी के स्थापना समारोह में उसका जो समारोह था, उत्सव था, उसमें ये शामिल हुए थे। तो वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया टेक प्लेस, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके पहले 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 के तरफ हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग समझ लिए हैं, चंपारण आंदोलन कब हुआ, वन लाइनर है, 1917 में हुआ। व्हेन डिड द चंपारण मूवमेंट टेक प्लेस, 1917। तो हम इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को चर्चा करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, वन लाइनर क्वेश्चन भी था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था, जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा। तो ये अगर आप देखिएगा तो 1800 ये प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में स्टार्ट हो गया था, 1914 में स्टार्ट हो गया था और 1918 तक चला था। और 1919 में कौन, ये वर्साई की संधि जो होती है उसमें आपको क्या होता है कि 1919 में यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और उसमें आपको मित्र राष्ट्र जो है अमेरिका वगैरह उसके तरफ से कौन लड़ता है, तो उसके तरफ से लड़ने वालों में आपको अंग्रेज है। तो उस समय अंग्रेज़ों ने चूँकि 1919 में भारत गुलाम था तो उसने भारत में प्रतिबंध लगाया था कुछ, और इस प्रतिबंध को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा था इस प्रतिबंध को। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इस प्रतिबंध को लगाया गया था। और ये जो प्रतिबंध था ये आपको प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था कि आप बिना परमिशन के या बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी जो इनके नियामक बोर्ड है, इनका एक नियामक बोर्ड कह सकते हैं जो कंट्रोल बोर्ड है, जब तक वहाँ से वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब तक आप कोई चीज़ अखबार में छाप नहीं सकते हैं। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था और बिना जांच के कारावास। यानी आज के समय में आपको FIR होता है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होता है। ऐसे नहीं कि कोई गया और आप पर FIR कर दिया और पुलिस बिना किसी जांच के आपको अरेस्ट करके ले गया, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है। तो बिना जांच के कारावास, यानी इनको कोई शक सिर्फ हो गया या इनके मन में बदमाशी आ गया अंग्रेज़ों को, तो किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो बिना जांच के कारावास, तो ये प्रेस पर प्रतिबंध और बिना जांच के कारावास, इस दो पर प्रतिबंध लगाया था। और इसको क्या किया था कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने क्या किया था, जारी रखा था। तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। Which restriction was imposed by the British on India during the First World War, which was continued by the committee headed by Sidney Rowlett? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, उसके बाद डिटेंशन विदाउट ट्रायल,
तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। उसके बाद आपका 85 तक पढ़ेंगे और एक लेक्चर और बचेगा जिसमें 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2-3 लेक्चर में बाकी का जो हम लोग पीडीएफ में इंग्लिश हिंदी मीडियम में विस्तार से समझते हुए उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट है उसका PYQ 5 साल का पढ़ेंगे। हिंद स्वराज किसने लिखा, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमको अलग से करना नहीं है। तो ये जो है महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा था। हु रोट हिंद स्वराज, गांधी जी। और ये जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखा था महात्मा गांधी ने, तो ये कह सकते हैं कि ये 1909 में इसको लिखा था हिंद स्वराज। 1909 में हिंद स्वराज को लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 85 को हम लोग देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? तो उस जज का हमें नाम बताना है। तो उस जज का नाम था आपको C.N. ब्रूमफील्ड। C.N. ब्रूमफील्ड एक जज थे और ये महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया था। अंग्रेजों ने राजद्रोह का मामला चलाया था, मुकदमा चलाया था गांधी जी के खिलाफ में। क्योंकि 1920 में आपको मालूम है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, इसको आपको मालूम है कि 1922 में एक चौरी चौरा कांड हो जाता है। और चौरी चौरा जो कांड होता है, इसमें क्या होता है कि ये असहयोग आंदोलन के जो भी आंदोलनकारी है, जो भी पब्लिक है, वे लोग उग्र हो जाते हैं। और चौरी चौरा में एक थाना है, उस थाना में क्या होता है कि अटैक कर देते हैं ये असहयोग आंदोलन का उग्र भीड़ 1922 में। और उसमें क्या होता है कि 22 सिपाहियों को जला देता है लोग वहाँ और थाने में आग लगा देता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। और इसी के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। तो ये 1922 की बात है। इसी समय महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मामला जो है अंग्रेज चलाती है, ब्रिटिश सरकार चलाती है। और उसको जब चलाती है तो कोई ना कोई जज जो है उस मामले की सुनवाई करेगा। तो उस जज का नाम है C.N. ब्रूमफील्ड। ये इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। विच जज हर्ड द सेडिशन केस अगेंस्ट महात्मा गांधी इन 1922? C.N. ब्रूमफील्ड। तो ये हो गया। इस तरह से आज हम 85 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, मॉडल आपका आंसर जो क्वेश्चन है उसका। और इसके बाद एक लेक्चर में हम लोग PYQ समाप्त करेंगे और 3 लेक्चर में हम लोग वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद बहुत फास्ट हम लोग 5 साल का PYQ करेंगे। चूँकि हमारा पहले से ही तय था कि एग्ज़ाम में आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए कोई क्वेश्चन जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है। तो इसलिए थोड़ा इसको आप प्रिपरेशन पर जोर देंगे। और आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। और चूँकि बाद में हम लोगों को क्या करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और आगे के जो आपके कोर्सेज है उसको हमको क्या करना, तैयारी कराना है। तो इसलिए अभी से ही आप लोग अपना एक टीम बनाइए। चूँकि चैनल को आप जब शेयर कीजिएगा, आपके ढेर सारे फ्रेंड्स बनेंगे, तो एक अच्छा खासा संख्या में आपका कॉम्पिटिटर्स रहेगा। तो फिर उस समय हमें भी पढ़ाने में मन लगेगा और आप भी सक्सेस करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और फिर हम अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं।